क्लियर करता चलूं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये मैग्ना कार्टा क्या चीज़ है। तो देखिए, मैग्ना कार्टा क्या है कि जो समरी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स व्हाई द फंडामेंटल राइट्स आर बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक और पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पार्ट 3 है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और इन्हीं को मैं बताता चलूं कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली है क्या। इट इज ए टाइप ऑफ गारंटी फॉर ऑल द सिविलियंस टू हैव देयर रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स। तो ये हम लोगों को कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी शहरी हैं, ताकि वो डिग्निटी से सर्वाइव करें, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ से सर्वाइव करें, तो ये फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये फंडामेंटल राइट आल्सो शो द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो क्या हुआ, डेमोक्रेसी की प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और अगर हमको लगता है कि ये गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स आल्सो प्रोटेक्ट द सिविलियन फ्रॉम द हार्ड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कि पहले क्या होता था बादशाहों राजाओं के टाइम पे कि गवर्नमेंट जब चाहती थी, जिसके खिलाफ कोई एक्शन करना चाहती हो, जो उसके खिलाफ बात करता है उसको फांसी की सजा दी जाती थी, और जिले इलाही और बादशाह और राजा और महाराजा अपने हिसाब से कानून को बनाते थे। तो वो हार्ड रूल से बचने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोटेक्ट करता है कि व्हेनेवर देयर इज एनी वायलेशन इन फंडामेंटल राइट्स, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट। ऐसा पहले नहीं होता था। तो हमको प्रोटेक्ट करता है हार्ड रूल ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ ये लोग हो जाए, आम लोग हो जाए, वोटर हो जाए, बिकॉज हर 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, और अगर आप गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, खिलाफ बात करेगी, तो 5 साल के बाद उस गवर्नमेंट को जाना होता है। तो फंडामेंटल जो है राइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स में मदद करते हैं। मैं साथ साथ में आपको बताता चलूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन टाइम लगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस मिली। तो उस वक्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की टीम जब फ्रेम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक आर्टिकल ऐसा मैं दे रहा हूं जिसको बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, दीज आर जस्टिशिएबल, मीन कि जब भी कहीं वायलेशन होगी तो हम लोग सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करती कि जिससे उसके खिलाफ उसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और जहां उसके खिलाफ कोई डिसीजन आए। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन लेटर ऑन 44th अमेंडमेंट 1978 फंडामेंटल राइट्स जो 7 थे उसमें से जो 6th फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट फॉर प्रॉपर्टी, वो चेंज हो गया लीगल राइट्स में अंडर आर्टिकल 300। तो याद रखना, 44th अमेंडमेंट 1978 में फंडामेंटल राइट्स 7 जो 6 नंबर पे था फंडामेंटल राइट्स, वो डिलीट हो गया फंडामेंटल राइट्स से, और वो लीगल राइट्स में आ गया अंडर आर्टिकल 300A। तो याद रखना, आप फंडामेंटल राइट जो हैं, 6 फंडामेंटल राइट जो है वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिए। मैं आपको बताता चलूं कि नंबर 1 पे होता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी ये आर्टिकल आता है 14 से लेकर 18 तक। तो तवज्जो, ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। 6 जो मैं फंडामेंटल राइट्स बताने जा रहा हूं उसमें से पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल कौन सा, 14 से लेकर 18 तक। दूसरा
दूसरा क्या है, इक्वलिटी। क्या हो गया कि भाई आप इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इक्वल जो राइट्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट पे हैं, चाहे वेल्स में हैं, चाहे घूमना फिरना, हर एक चीज़ में आपको इक्वल राइट्स मिलें। कोई डिस्क्रिमिनेशन कास्ट पे, कलर पे, रिलीजन के बेस पे आप किसी को नहीं कर सकते। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22 आर्टिकल में, तो आपके पास आज़ादी है, आप बात कर सकते हो, आप घूम फिर सकते हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन लॉफुल, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो जो नेशन के खिलाफ हो, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा रिलेशन है उसके खिलाफ हो, और कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जिससे कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो कि जिससे आपस में लड़ाई हो, झगड़े हो और देश को नुकसान हो। तो ये राइट टू फ्रीडम इज द सेकंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 से लेकर 22। तीसरा होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दिस इज आर्टिकल 23 एंड 24। तो 3 फंडामेंटल राइट्स हो गए। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। तो ये क्या हो गया कि भाई हमारे पास राइट है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन्स किसी भी मजहब को अपना सकते हैं। हिंदुस्तान के इस बड़े मुल्क में आपको आज़ादी है, किसी भी मजहब को आप अपना सकते हो, उसको प्रीच कर सकते हो, उसको आप उसके स्कूल चला सकते हो, मदरसे चला सकते हो, कोई रोक टोक गवर्नमेंट की तरफ से या कोई फोर्सफुल नहीं होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पे देश चलता है, आज़ादी पे चलता है, और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि आपके पास एजुकेशनल राइट्स हैं, आप मदरसा चला सकते हो, आप निसाब चला सकते हो, आप अपनी कल्चर, अपना तहजीब, अपने तमद्दन को जिंदा रख सकते हो। तो ये आर्टिकल आता है 29 और 30। तो आपने देखा राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, और कल्चरल एजुकेशनल राइट, दिस इज आर्टिकल 29 एंड 30। देन 6 नंबर पे था राइट फॉर प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। लेकिन आज की डेट में राइट फॉर प्रॉपर्टी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट से डिलीट हो गया है, बिकॉज 44th अमेंडमेंट 1978 में जो हुई उसमें हमने इसको लीगल राइट्स में ऐड कर दिया अंडर आर्टिकल 300A। तो 6th फंडामेंटल राइट जो हमारा आजकल भी है, दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहा कि जब जब हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई तब तब हमारे पास ये पावर है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, कि जब भी कहीं फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर एक डायरेक्शन इशू करता है। तो आप जानते हैं कि 5 किस्म की रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। जैसे सबसे पहले मैंने बताऊं आपको हैबियस कार्पस, कि कोई भी आदमी अगर किसी ने डिटेन करके रखा है, छुपा के रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, तो कोर्ट कहता है कि टू हैव अ पर्सन, हैबियस कार्पस रिट इशू करता है। नंबर 2 मैंडमस, नंबर 3 सर्शुररी, नंबर 4 प्रोहिबिशन, नंबर 5 कोवरंटो। ये मैं सारी रिट्स एक्सप्लेन करूंगा। तो 5 किस्म की रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 जब भी हमारे राइट्स की वायलेशन होगी, और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो चलिए ये तो बात होगी आपको कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या थे। अब हम आपको आर्टिकल्स मिलाते हैं। देखिए मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35, और आर्टिकल 12 क्या चीज़ है, कहता है कि इट सेज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिट्स ऑफ स्टेट विल बी कंसिडर्ड अंडर वन यूनियन, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी यूनिट्स है, जितना भी एरिया है, विलेज है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, या पूरी कंट्री, वो एक ही गवर्नमेंट के अंडर रन करती है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमीर आदमी ये कहे कि मैं भाई मुंबई मेरा है, अंबानी खल का हो जाए दुनिया का 10वां अमीर आदमी और हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 अमीर आदमी कल कहे कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं मुंबई
को खरीदना चाहता हूँ और यहाँ मैं अपनी हुकूमत चलाऊँगा, मैं कल खड़ा हो जाऊँ कि मैंने अढ़ाई को खरीद के मैं यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। कोई नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान पूरा का पूरा देश एक ही रूल के तहत और एक ही गवर्नमेंट के तहत चलेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज आर्टिकल 12। फिर आर्टिकल 13 क्या है कि कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। प्रोहिबिट्स द स्टेट फॉर मेकिंग एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो 12 में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी कंट्री एक ही गवर्नमेंट रन करेगी। दूसरा आर्टिकल 13 कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो के खिलाफ हो, किसके, आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। तो ये था आपका ये। अब आर्टिकल 14 क्या है? 14 आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 कि भाई इक्वल बिफोर द लॉ। कोई भी आदमी ऐसा कोई कहे कि नहीं मैं लॉ से ऊपर हूं, तो ऐसा नहीं। हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल बिफोर लॉ, और उसमें चाहे कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई गरीब हो, कोई शहर का रहने वाला हो, कोई गांव का रहने वाला हो, लेकिन कहता है कि कुछ एक जो है छूट दी गई हैं, जैसे कि एक्सेप्शंस में गवर्नर और प्रेसिडेंट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना तो कंटिन्यू कर सकते हैं ना इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट को जब वो अपनी कुर्सी पे होंगे। और दूसरे नंबर पर द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। कब? जब वो ऑफिस में हो। तो ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 में क्या है? अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स के इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट मीन गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, race, caste, sex or place of birth. No citizen will be discriminated against in regards to access to shop, है ना, parties, restaurants, public restaurants, hotels and another place of public entertainment, wells, tanks, पाउंड्स। किसी भी आदमी को आप इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं तुम इस वेल को यूज़ नहीं कर सकते, तुम इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, तुम इस मंदिर और मस्जिद में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा कलर कुछ और है, तुम्हारा कुछ रिलीजन कुछ और है, तुम्हारा बर्थ प्लेस कुछ और है। हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी दिए गए कि हाउएवर दिस डज नॉट prevent the state from making any special provision for women, children or for the advancement of socially and educationally backward class of SCs, STs, RBA और OBC। फिर वो लोग उनके लिए आप कर सकते हैं, जैसे कोई वुमेन की बात करें, बच्चों की बात करें, या वो बैकवर्ड क्लास जिनके पास कोई उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस दौर में। देखिए ये लॉ क्यों बन गए, क्यों हमने सेक्स, कलर और रिलीजन के बेस का, कि एक वक्त ऐसा था कि जब इसके बेस पे लोगों को डिवाइड किया जाता था, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाती थी कुछ कास्ट में। जैसे कि आर्टिकल 16 assure the citizens of equal opportunity in matters relating to employment or appointment to any office। कि किसी भी बंदा है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये अमीर आदमी है तो हम नौकरी इसी को देंगे और ये गरीब आदमी है तो इसको नौकरी नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी स्पेशल प्रोविजन उन्होंने कह दिया कि कुछ एडवांसमेंट के लिए आप SCs, STs, RBA, OBA, OBC इन लोगों के लिए सीट्स को रिजर्व की जा सकती हैं। और फिर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, ये प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी। देखिए छूतछात की बहुत बीमारी थी जो इसके लिए महात्मा गांधी ने 1935 में एक मैगजीन भी निकाला करते थे और बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ किया कि पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू मेक लॉ prescribing punishment for the offense enforcing any disability arising of untouchability, or according to Indian Untouchability Act of 1955 which was later renamed as Protection of Civilian Right एक्ट 1955 कि कोई भी आदमी जो है वो आपको इस बात पे नहीं कह सकते कि नहीं तुम छोटी कास्ट के हो, तुम बड़ी कास्ट के हो, और छूतछात के खिलाफ ये आर्टिकल बना। आर्टिकल 18 जो है प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम
कॉन्फरिंग एनी टाइटल, मिलिट्री और एकेडमिक, जैसे मैं हूं तो मैं डॉक्टर लगा सकता हूं, प्रोफेसर लगा सकता हूं, मिलिट्री वाला कैप्टन, मेजर, इस तरह के लगा सकते हैं। नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट बिकॉज इट क्रिएट्स इनइक्वलिटी अमंग द पीपल। तो दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का पहला पार्ट।